हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसे आंख ना कहकर इस लॉ को कोड क्यों कहा गया है, तो उसका रीजन ये है कि कोड वर्ड हम किसी लॉ के आगे तब लगाते हैं जब वो किसी पुराने लॉज को एक साथ एक जगह पर लाकर सारे प्रोविजंस को कोडिफाई कर दे, तब हम उसे कहते हैं, तब लॉ के आगे हम कोड यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आईपीसी सुना होगा, इंडियन पीनल कोड 1860। उसी तरीके से यहाँ पे हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 कहते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी लॉज थे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के, तो उन सारे लॉज को एक जगह पर इस लॉ ने इंट्रोड्यूस कर दिया और उन सबको कोडिफाई कर दिया इस लॉ ने। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पूरे लॉ के हम बेसिक एंड टेक्निकल दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम केस लॉस के थ्रू इस पूरे टॉपिक को समझेंगे, इस पूरे लॉ को समझेंगे और इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब से ये लॉ आया है तब से इंडिया में एक अलग चेंज आया है, एक अलग डेवलपमेंट आया है। ये बात अलग है कि इंडिया में आज भी एनसीएलटीज में बहुत सारे इंसॉल्वेंसी के मैटर्स पेंडिंग हैं, लेकिन उसके बाद भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, जो इंडिया में ये जो कहा गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है वो काफी इंप्रूव हुई है एंड आईबीसी इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इट। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का पर्पस था वो यही था। गवर्नमेंट का पर्पस इस लॉ को इंट्रोड्यूस करने का ये था कि किसी भी तरीके से इनकरेज किया जाए एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशंस को इंप्रूव किया जाए। और कुछ बिजनेस जो है वो मतलब हमेशा फेल होंगे, ये तो बिजनेस का रूल है। तो जब वो फेल होंगे तो उस सिचुएशन में क्या सेफगार्ड्स लेने हैं, ये लॉ इंश्योर करता है। सो एंटरप्रेन्योर्स एंड लेंडर्स विल बी एबल टू मूव ऑन, वो मूव ऑन कर सकें और बेसिकली उनका जो पहले का डिसीजन था उसका इम्पैक्ट जो है वो उनके फ्यूचर पर ना पड़े। इस तरीके से ये पूरा का पूरा लॉ काम करता है। एनीवेज, जब से ये लॉ आया है, अगर मैं आपको एक इसका 5-6 साल का भी ओवरव्यू दूं, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस लॉ के कितने बड़े बड़े अचीवमेंट रहे हैं। इस लॉ ने कितना बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन प्ले किया है हमारे इंडियन कॉर्पोरेट सिस्टम को रिवाइव करने में। अभी सारी बातों के बारे में बात करूंगा मैं आपके साथ, क्योंकि देखो मैं डेली इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूं और डेली, ऑलमोस्ट डेली इकोनॉमिक टाइम्स में एक ना एक न्यूज होती है अबाउट एनसीएलटी एंड इंसॉल्वेंसी। किसी ना किसी कंपनी के केस के बारे में इंफॉर्मेशन तो हमेशा मिल ही जाती है। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आईबीसी जो है 2016 में पास हुआ था। पार्लियामेंट 2016 में अप्रूवल दे दिया, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में इसको अप्रूवल दिया एंड 2016 से ही फिर इस एक्ट को पार्शल वेज में एप्लीकेबल कर दिया गया। स्टार्टिंग में कुछ सेक्शंस को अप्लाई किया गया, बाद में बाकी सेक्शंस भी एप्लीकेबल कर दिए गए। इसके साथ साथ ही 2016 में ही बनाया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब आईबीसी आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया, अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में क्या डिफरेंस है ये आपके सामने है, अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब ये लॉ आया तब एनसीएलटी ऑलरेडी बन चुकी थी, राइट। 2016 में एनसीएलटी ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी थी। एनसीएलटी के लिए गवर्नमेंट ने लॉ तो बहुत साल पहले ही गवर्नमेंट ने ये प्लान कर लिया था। 2013 के लॉ में भी गवर्नमेंट ने एनसीएलटी का प्रोविजन रिड्यूस कर दिया था कंपनीज एक्ट में, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एनसीएलटी का मैटर पेंडिंग था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इमीडिएटली एनसीएलटी को बनाया जाएगा। तो जितने भी मैटर्स होते हैं ये सारे के सारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के, वो मैटर्स कहाँ जाते हैं, वो मैटर बेसिकली जाते हैं एनसीएलटी एंड डीआरटी। दोनों का अलग अलग फंक्शन है। एनसीएलटी कैसे काम करेगी, कब कब काम करेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और डीआरटी कब रोल प्ले करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। डीआरटी स्टैंड्स फॉर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सो एनसीएलटी, एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके साथ साथ डीआरटी एंड डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब डीआरटी जो है ये तो बहुत पहले ही बन गई थी। डीआरटी जो है 93, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 93 में गवर्नमेंट ने उसका लॉ इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद में डीआरटी को बनाया गया था। तो बेसिकली डीआरटी जो मतलब बैंक के डेट्स जो होते हैं उनको रिकवर करने के लिए डीआरटी को बनाया गया था। तो अब यहां पे ये जो आईबीसी है ये क्या रोल प्ले करता है अभी मैं आपको सारा बताने वाला हूं। मेरी बातें, जितनी बातें मैं बोल रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि एक एक बात में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, बहुत सारे लॉजिक छुपे हुए हैं
जो भी मैं स्टेटमेंट अभी दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बियॉन्ड द बुक्स हम बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मैंने आईबीसी के ऊपर अलग अलग अपनी स्टडीज़ की हैं, रिसर्च की है, वो सब आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ और बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पूरे आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, देयर आर 255 सेक्शंस। उन 255 सेक्शंस में से आपको ये सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देयर आर 255 सेक्शंस डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। ठीक है, वो 5 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइडेड है, लेकिन हाँ, आपको ये सारे नहीं पढ़ने हैं, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके साथ साथ देयर आर 11 शेड्यूल्स। इसमें 11 शेड्यूल्स है, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अभी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ, ये एप्लीकेबल किस पे होता है, किस पे नहीं होता, जम्मू एंड कश्मीर पे इसकी एप्लीकेबिलिटी का क्या प्रोविजन है, ये सारी बातें मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अब इसके साथ साथ आपको अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे डिस्कस करनी है मुझे, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका नाम जो है ना, वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी नहीं होना चाहिए था, इस लॉ का नाम। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ऐसा क्यों, इसका नाम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी क्यों नहीं होना चाहिए था, सो द रीजन इज कि ये थोड़ा सा ना एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, क्योंकि इस एक्ट का पर्पस किसी को बंद करना नहीं है। इस लॉ का पर्पस किसी भी कंपनी को बंद करना नहीं है। इस लॉ का पर्पस तो है किसी भी कंपनी को कैसे भी करके रिवाइव करना है। इस लॉ का पर्पस ये है कि अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा रही है तो उस कंपनी की एसेट्स का बेस्ट प्राइस लिया जाए, और बेस्ट प्राइस लिया जाए उस कंपनी को एज ए गोइंग कंसर्न जो है वो उसको मेंटेन किया जाए, राइट। उसके बिजनेस को कंटिन्यू किया जाए, और बिजनेस को कंटिन्यू करने के साथ साथ उसके लिए बेस्ट बायर ढूंढा जाए। और बायर ढूंढने के साथ ये कोशिश होनी चाहिए कि जो बेस्ट प्राइस ऑफर कर दे, उस बेस्ट प्राइस में उस कंपनी को सेल कर दिया जाए, क्योंकि जब उस कंपनी को बेस्ट प्राइस में सेल कर दिया जाएगा तो उसके बाद में बेनिफिट क्या होगा कि वो कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है उसका पूरी तरीके से प्रोटेक्शन हो पाएगा। तो ये इस लॉ का पर्पस है। इसका पर्पस तो कंपनी को रिवाइव करना है, राइट, ये इसका पर्पस है। तो ठीक है, एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी और एक समरी बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूँ कि एक ये कंपनी है और ये कंपनी स्टार्ट होती है, ठीक है। लेट्स से दिस कंपनी वो स्टार्टेड इन द ईयर 2014 में ये कंपनी शुरू हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ज़्यादा ताकि हम इसको प्रॉपरली समझ पाएँ। उसके बाद में 2014 में कंपनी शुरू हुई और ये कंपनी के फिर प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ने लगे। तो कंपनी के प्रॉफिट्स हुए, तो लेमे से कि पहले साल कंपनी ने 1 करोड़ अर्न किया, उसके बाद कंपनी ने, मैं बोलूँगा कि 3 करोड़ अर्न किए, और उसके बाद मैं बोलूँगा दैट कंपनी मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़। तो मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक बार आपकी मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो ये 2015 आ गया, ये 2016 आ गया, 2016 आ गया, और ये 2017 आ गया। अब इन 3 सालों में ये जो कंपनी थी, दिस कंपनी वाज डूइंग ए डिसेंट वर्क। ये कंपनी एक डिसेंट जो थी वो प्रॉफिट अर्न कर रही थी। उसके बाद में क्या हुआ, अब इस कंपनी ने लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि इस कंपनी ने लोन ले लिया है। अब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, उसका अमाउंट कितना था, चलो लेट मी से कि वो जो अमाउंट जो कंपनी ने लोन लिया था, दैट अमाउंट वाज समवेयर अराउंड 20 करोड़, ठीक है। 20 करोड़ का कंपनी ने लोन ले लिया है। अब 20 करोड़ का लोन लेने के बाद में यहाँ पे पूरा आईबीसी का जो प्रोसेस है ना वो आपको समझ में आ जाएगा, इस लॉ का ऑब्जेक्टिव सब कुछ समझ में आ जाएगा इस स्टोरी को समझने के बाद में। क्योंकि मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको आईबीसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चलूंगा। तो देखो, ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी को यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोल देंगे कॉर्पोरेट पर्सन, ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सन। तो ये डेफिनेशन आप देखोगे, इसको हम कॉर्पोरेट पर्सन बोलेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सारी डेफिनेशंस दिखा दूंगा, अभी के लिए सिंपली आप देख लो कि इसने लोन ले लिया है। अब लोन लेने के बाद में क्या होता है, ऑल ऑफ सडन देयर कुड बी एनी रीजन। ये मान लो कि कोविड की वजह से आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कंपनीज बंद हो गई, यू ऑल नो अबाउट इट, राइट। जीएसटी से पहले आपने देखा होगा, नॉट जीएसटी से, आपने देखा होगा कि ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि इस क्लेम में कितनी सच्चाई है, बट सम पीपल से कि जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद में भी कई ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई, कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं। एनीवेज, सो लेट मी
गिव यू एन एग्जाम्पल कि कोविड के बाद में अगर कोई इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है, और ऐसा हुआ भी था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी, बहुत सारी कंपनीज जो थी वो बंद हो गई। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो पहले दिस कंपनी वॉज मेकिंग ए प्रॉफिट, पहले कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही थी, उसके बाद में कंपनी ने लोन ले लिया, और लोन लेने के बाद में क्या हुआ, अब इस कंपनी को लॉस शुरू हो गया। एक तरफ कंपनी ने लोन ले लिया है, अब ये लोन किससे लिया है, मैं बोलता हूं कि दिस लोन इज टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, अब इसको यहां पे हम क्या कहेंगे, इसको हम बोल देंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर। इज दैट क्लियर? ये बन गया है फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, देखो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी होते हैं, अगर कंपनी ने कोई गुड सर्विसेज सप्लाई कर रही है या किसी से ले रही है कोई गुड्स एंड सर्विसेज, तो वहां पे हम ये देखते हैं वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं। रियल एस्टेट बायर्स को भी यहाँ पे क्रेडिटर्स की डेफिनेशन में शामिल किया गया है, बट आई फील कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में रियल एस्टेट बायर्स को शामिल नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया, अब उन्होंने शामिल कर दिया, बट आई फील कि रियल एस्टेट बायर्स के लिए जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रेमेडी है वो रेरा में मिलती है, तो उनको रेरा के थ्रू जाना चाहिए। एनीवेज मेरा क्या मानना है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लॉ में क्या लिखा हुआ इस बात ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, मेरे पर्सनल ओपिनियन पे मत जाना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, अब फाइनेंशियल क्रेडिटर ने लोन दे दिया है कंपनी को, अब बैंक ने लोन दिया है बेसिकली। अब उसके बाद में ये आ गया ईयर टू 2018, 2019 एंड 2020। अब कंपनी के ये जो लॉसेस हैं, ये कंपनी को यहाँ पे पूरे टाइम में कंपनी इज हैविंग लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस कंपनी को हो गए। मैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज के एग्जाम्पल अभी आपको देने वाला हूं जिन कंपनी को ये ऐसे फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे। आपने भूषण स्टील के बारे में सुना होगा, भूषण स्टील देयर वाज ए कंपनी। फिर आपने सुना होगा एसआर स्टील के बारे में सुना होगा, ये स्टील कंपनीज, ठीक है, जो बाद में इन कंपनीज को एक्वायर कर लिया था। भूषण स्टील को इफ आई एम नॉट रॉन्ग टाटा सन्स ने, टाटा स्टील ने एक्वायर कर लिया था, टाटा स्टील ने एक्वायर किया। भूषण स्टील हुआ, उसके बाद में आपने जेपी ग्रुप का केस सुना होगा, जेपी इंडस्ट्रीज का, जेपी इंफ्राटेक का केस आपने सुना होगा। ये जेपी ग्रुप ने किस तरीके से सारे अपने डेट्स को रीपेमेंट करने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज को सेल किया। फिर आपने एमटेक ऑटो का केस सुना होगा। ये बहुत बड़े बड़े इंसॉल्वेंसी के केसेस हैं जो इंडिया में हुए हैं, और आईबीसी के अंडर ये सारे के सारे केसेस कवर हुए हैं। अगर आपने इन कंपनी का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं। भूषण स्टील बहुत पॉपुलर केस है, एसआर स्टील आईबीसी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केस है। ये इनिशियली जब आईबीसी आए ना, उसके बाद में ये केसेस आए। उसके बाद में लानको का हम सुना होगा आपने नाम, लानको इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उसका केस, एमटेक ऑटो मैंने आपको बताया, एबीजी शिपयार्ड का केस है, राइट, भूषण पावर एंड स्टील मैंने आपको बताया, फिर आलोक इंडस्ट्रीज का केस है। तो देर आर प्लेंटी ऑफ केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो अब देखो क्या होता है, अब ये कंपनी जो है बेसिकली कंपनी को लॉसेस हो गए हैं, और कंपनी को लॉस होने के बाद में यहाँ जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, अब वो अपना पैसा कैसे रिकवर करेगा, ये बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे आईबीसी जो है वो रोल प्ले करता है, आईबीसी यहाँ पे रोल प्ले करता है। देखो यहाँ पे पहले कंपनी को, द कंपनी वॉज अर्लियर, द कंपनी वॉज मेकिंग प्रॉफिट इनिशियल ईयर्स में। अच्छा, आपने वीडियोकॉन का नाम सुना होगा, वीडियोकॉन का भी इंसॉल्वेंसी का केस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। और वीडियोकॉन के केस में तो आईसीआईसीआई बैंक की जो एमडी है, एक्स एमडी है चंदा कोचर, उनका भी नाम आया था, उनका भी नाम आया था। एक कुछ एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए थे, कितनी सच है बात कितनी गलत है आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, लेकिन बेसिकली मैं आपको एग्जाम्पल देकर ये बताना चाह रहा हूँ, और यू सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसे नाम आपको बताऊं जो बेसिकली इजी टू रिकॉल हो, आप उन कंपनीज को इजीली रिकॉल कर पाओ कि अच्छा कौन सी कंपनी है, ठीक है, कौन सी कंपनी है जिसको हमें याद करना है जब आईबीसी की बात है। इस लॉ को समझने के लिए ना, टू अंडरस्टैंड दिस लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी कंपनीज के नाम जो है वो याद रखो। अब देखो क्या हो गया है, अब ये कंपनी को लॉसेस हो गए। अब जब कंपनी को लॉसेस हो गए तो यहां पे फिर अब बैंक बोलेगा कि इसको एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब बैंक इसको क्या करेगा, नाउ द बैंक विल डिक्लेयर दिस डेट एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये बात आप सब लोग जानते हो, ठीक है, हाँ। तो बैंक यहां पे इसको डिक्लेयर कर देगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको डिक्लेयर कर देगा। देखो जब बैंक किसी
अपने लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देता है तो बैंक को अब रिकवरी तो करनी है। तो बैंक रिकवरी कैसे करता है? तो एक बैंक के पास में तरीका होता है कि वो फिर क्या करे, उसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर देता है। एक मेथड तो ये होता है कि वो उसको एआरसी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर देता है। बैंक उसको रिकवर करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए कौन सा लॉ है? इसके लिए सरफासी एक्ट है। ठीक है, इसके लिए सरफासी एक्ट 2002 है। एंड इसके साथ साथ में किसके प्रोविजन है? फिर इसके साथ साथ में जो पहले से प्रोविजन थे वो डीआरटी के प्रोविजन थे, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के एंड डीआरटी के प्रोविजंस थे। लेकिन अब यहां पे मैं आपको ये बता देता हूं कि अब आईबीसी कैसे रोल प्ले करेगा, आईबीसी के थ्रू कैसे इफेक्टिव रेजोल्यूशन होगा। ठीक है, एनपीए समझ लो एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक बैंक होता है, उसके पास में लेट्स से देयर इज ए बैंक और उस बैंक का 5,000 करोड़ का एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यानी कि वो लोन जो रिकवर नहीं हो रहा है। तो बैंक वाले क्या करते हैं? एक अलग से कंपनी स्टैब्लिश करते हैं एंड दैट कंपनी इज कॉल्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक कंपनी है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी है आरसिल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, एक नारसिल भी है वैसे। तो अलग अलग जो बैंक्स है उन्होंने ये कंपनीज बना रखी हैं। अब ये कंपनीज क्या करती हैं? सरफासी एक्ट के अंडर, अंडर द सरफासी एक्ट 2002 ये कंपनीज फिर उस लोन को रिकवर करती हैं। ये कंपनीज बैंक से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको बहुत कम प्राइस पे खरीद लेती है, बहुत ही कम प्राइस पे खरीदती है और बाद में उसको रिकवर करके अपना प्रॉफिट अर्न करती है। जैसे कि बैंक का एनपीए 5,000 करोड़ का है तो ये उसको 2,000 करोड़ में खरीद लेंगी बैंक से, क्योंकि बैंक को तो रिकवर कर ही नहीं पा रहा है बैंक उसको। तो बैंक फिर अब ये दिखा देगा कि हमें 2,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई है क्योंकि हमने उस लोन को सेल कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? और अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है? अलग अलग लीगल मैकेनिज्म्स यूज करके फिर उस लोन की रिकवरी करने की कोशिश करती है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, ये मैंने आपको बता दिया बैंक ने एनपीए डिक्लेयर कर दिया और फिर बैंक उसको क्या करती है? ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर देती है। तो ये तो मैंने आपको बताया, ये है बैंक का एस्पेक्ट, दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ द बैंक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपनी के एस्पेक्ट से। तो अगर यहाँ पे हम कंपनी के एस्पेक्ट से बात करें तो कंपनी क्या क्या कर सकती है? तो देखो, इसके लिए पहले कौन सा एक्ट था? तो सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट जो था पहले, इसके लिए वो लॉ था जिसमें कि वो इंसॉल्वेंसी, राइट। तो हाँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ अभी, उसके बारे में तो बात हम आईबीसी में करेंगे। तो ये जो एक्ट था बेसिकली सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज में, यहाँ पे फिर कंपनीज क्या करती थी, किसको अप्रोच करती थी? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को अप्रोच करती थी। ठीक है, और एक कंपनीज के पास क्या ऑप्शन था कि वो फिर वाइंडिंग अप ट्राई करें। वाइंडिंग अप किसमें? कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013, दो यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसके साथ साथ इंसॉल्वेंसी को लेकर पहले दो लॉ थे, प्रेसिडेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और प्रोविंशियल जो इंसॉल्वेंसी का लॉ था 1920 का। तो ये समझ लो 1909 एंड 1920 के भी दो लॉज ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। डीआरटी पहले से ही एग्जिस्ट करती थी और डीआरटी बेसिकली बैंक्स यूज करती थी। अभी भी डीआरटी को यूज किया जा सकता है जब हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल के केस में वहां पे सर्टेन लिमिट है 5,000 की, उसकी इनकम कितनी है तो वहां पे हम उसको देखेंगे, वहां पे हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप ये बात देखना कि इनका फंक्शन पूरी तरीके से अलग है। आप धीरे धीरे समझ जाओगे जब आप आईबीसी को पढ़ लोगे और जब सरफासी को पढ़ लोगे, जब आप डीआरटी को पढ़ लोगे, देन यू विल हैव ए क्लियर आइडिया, यू विल हैव ए परफेक्ट आइडिया कि ये सारी की सारी एजेंसी, सारी अथॉरिटीज, सारे के सारे एक्ट आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, ये किस तरीके से कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड होने के साथ साथ कौन सा रोल कौन सी एजेंसी कब प्ले करती है, ये बात समझ में आ जाएगी आपको। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा, ये देखो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट बीआईएफआर। तो ये जो पूरा का पूरा लॉ था, दिस लॉ वाज बेसिकली रिपील्ड। इसको 2016 में क्या कर दिया? 2016 में इसको रिपील्ड कर दिया। एक तो बीआईएफआर तो वैसे ही नहीं रही क्योंकि बीआईएफआर की जगह पर एनसीएलटी पिक्चर में आ गई थी। ठीक है, सो बीआईएफआर
ठीक है, और AAIFR जो थी, यहाँ पे जो अपीलेट अथॉरिटी थी फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, उसको भी हटा दिया गया। यहाँ पे मैं अगर BIFR की बात करूँ तो आपने शायद अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, तो उनकी जो कंपनी थी ना ABCL कंपनी, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो वो 98 99 की बात है, तो तब उनकी कंपनी के ऊपर कुछ 90 करोड़ रुपीस का लोन हो गया था, तब उन्होंने इसको BIFR को अप्रोच किया था। खैर आपके एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूं देखो कंपनीज एक्ट की, तो वाइंडिंग अप अंडर द कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट में से क्या पार्ट हट गया, कंपनीज एक्ट में से जो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का पार्ट है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का पार्ट, ये जो पार्ट है जो सेक्शन 304 से लेकर सेक्शन 323 तक का ये पार्ट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप को अब किसने हटा दिया, तो ये वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का जो पार्ट था, दिस पार्ट वाज बेसिकली, अब इसको हटा दिया किसने, इसको IBC 2016 ने हटा दिया। IBC ने बोला अब इसकी जरूरत नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है। सरफासी एक्ट अभी भी है, ठीक है। बैंक्स की जो रिकवरी के जो प्रोसीजर्स हैं, जो मैकेनिज्म्स हैं, वो जो लॉ हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब BIFR एग्जिस्ट नहीं करता, अब सीका एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो दीज लॉज बेसिकली डोंट एग्जिस्ट। तो अब क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये बैंक ने, मैंने आपको बताया कि NPA डिक्लेयर कर दिया, ARC को सेल कर दिया, ये एक मैकेनिज्म था। अब तो एग्जिस्ट बेसिकली क्या करता है, अब एग्जिस्ट करता है IBC 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब इसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी क्यों कहा जाता है, अब ये देखो, देखो मुझे ये लगता है कि इसको ना इंसॉल्वेंसी वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर दिया, ठीक है, क्योंकि लॉ का पर्पस किसी कंपनी को बंद करना थोड़ी है, इसका पर्पस तो ये है, इस लॉ का जो पर्पस है वो तो कंपनीज को रिवाइव करना है बेसिकली, ठीक है, कंपनीज को मेंटेन करना है, ये इसका पर्पस है। कंपनी के प्रमोटर्स को डिस्चार्ज करना है जल्दी, कंपनी क्रेडिटर्स को जल्दी रिलीफ देना है, ये इस लॉ का पर्पस है। तो अब यहाँ पे दो टर्म्स आ गई हैं, एक टर्म आ गया है इंसॉल्वेंसी और एक टर्म आ गया है क्या, बैंक्रप्सी। तो जब हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की, तो देखो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन की है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। ऑर्गेनाइजेशन की है तो दिस इज व्हाट वी कॉल कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। और इस कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में ये कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाए। और जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम बैंक्रप्सी की बात करते हैं तो उसको कौन देखता है, वो इंडिविजुअल के लिए हम बैंक्रप्सी की बात करते हैं। जब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की बात की जाती है तो वो मैटर जाएगा NCLT में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बाद वो जाएगा NCLAT में, एंड देन दिस विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं बैंक्रप्सी की, तो बैंक्रप्सी वाले मैटर जाते हैं किसमें, दे आर बेसिकली फाइल्ड इन DRT। तो यहाँ पे DRT आती है, यहाँ पे डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल आती है, और फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा इन्वॉल्व होता ही है, बिकॉज वेन एवर देर इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ तो वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फिर वो स्पेशल लीव पिटिशन जो है वो फाइल करके जा सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो IBC में जब हम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में आप कहाँ जाते हो, यू गो टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट। और जब बैंक्रप्सी की बात करते हैं हम इंडिविजुअल की, तो फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, DRT DRAT एंड सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये जो लॉज हैं ये बिल्कुल भी, ठीक है, हाँ, ये लॉ पूरी तरीके से अभी भी चल रहा है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अभी भी काम करती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अभी भी काम करती हैं, सरफासी एक्ट अभी भी एप्लीकेबल है, DRT तो आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो चेंज किस में आया, जो मैंने आपको बताया सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज का जो लॉ है, और जो वाइंडिंग अप में जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के प्रोविजन थे वो यहाँ पे चेंज हो गया है। तो IBC में वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए अलग से प्रोविजन है, ठीक है। IBC में वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन नंबर 59 है, एक बार चेक कर लेना, राइट, हाँ। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप का अलग से प्रोविजन है, क्योंकि इतना डिटेल में आपके सिलेबस में IBC नहीं है, इतना डिटेल में नहीं है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए फिर अलग से रेगुलेशन भी बना रखी है वॉलंटरी वाइंडिंग अप की। एनीवेज, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब ये बात समझ लेना, ठीक है। ये देखो, जब भी कोई कंपनी ना, जब किसी कंपनी को ऐसे लॉसेस होते हैं, जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कोई कंपनी बन जाती है,
तो एक कंपनी के पास में ऑप्शन ये होता है कि वो कंपनी डेट रीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकती है। एनसीएलटी में जा सकता है बैंक, बैंक जाके बोल सकता है कि इस कंपनी ने मेरा पैसा नहीं दिया, तो इस कंपनी को अब मैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में ले जाऊंगा। तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसे हम कहते हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है। और एक तरीका मैं यहां पे आपको ये बता रहा हूं, देयर इज वन मोर मेथड विच इज कॉल्ड डेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो अगर किसी बैंक का रीपेमेंट किसी कंपनी ने नहीं किया और वो बैंक जो है वो पहुंच गया एनसीएलटी। अच्छा, बैंक एनसीएलटी पहुंच गया है। देखो अभी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में मुझे आपके साथ डिस्कशन करना है, जैसे कि मुझे सेक्शन 1 बताना है, एप्लीकेबिलिटी बतानी है इस पूरे एक्ट की, लेकिन उससे पहले इसकी ये बैकग्राउंड स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब कोई बैंक एनसीएलटी जाएगा तो फिर एक कंपनी जो है वो एक ऑप्शन देती है कि इस डेट को रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो फिर जो लोन होता है ना जो बैंक ने दिया है, वो कंपनी के साथ मिलकर उस लोन को रीस्ट्रक्चर करता है। तो वहां पे फिर क्या होता है, एनसीएलटी से फिर वो पिटिशन विड्रॉ कर लेता है बैंक। तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग भी पैसा रिकवर करने का एक ऑप्शन है। सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है, ये बात आप समझना कि उस कंपनी को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में ले जाकर ही आप पैसा रिकवर कर पाओगे। डेट रीस्ट्रक्चरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन जिसके थ्रू अपना पैसा आप रिकवर कर सकते हो। अब आपने सुना होगा कि जब कोविड आया था 2020 में, जब पहली बार कोविड की इंडिया में वेव आई थी, तब मॉरेटोरियम दिया गया था। आपको पता ना, मॉरेटोरियम दिया गया था। और गवर्नमेंट ने क्या किया था, तब इस लिमिट को इंक्रीज किया था। इस लिमिट को पहले ये हुआ करता था कि भाई 1 लाख रुपए का अगर डिफॉल्ट हो गया तो आप कहाँ चले जाओ, एनसीएलटी में चले जाओ। तब फिर गवर्नमेंट ने इसके सेक्शन 4 में अमेंडमेंट किया था, आईबीसी के सेक्शन 4 में अमेंडमेंट करके उस 1 लाख को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। और 1 करोड़ करने का पर्पज यही था ताकि इस कोविड वाले फेज में, जो इतना बुरा फेज हमारी कंट्री ने, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने फेस किया, तो उस फेज में कंपनीज जो है वो सरवाइव कर पाए। और हर कंपनी के लिए ऐसे इंसॉल्वेंसी, फिर तो पता नहीं कितनी कंपनीज के लिए ऐसे इंसॉल्वेंसी के केसेस जो है वो फाइल हो जाएंगे। तो तब क्या हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलैक्सेशन दिया, लिमिटेशन पीरियड जो होता ना पिटिशन फाइल करने का, सुप्रीम कोर्ट केम फॉरवर्ड और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि ठीक है, लिमिटेशन पीरियड में रिलैक्सेशन दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर कोई कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस है उसको भी हम क्या कर देंगे, उसको कंप्लीट करने के लिए भी हम टाइम जो है वो एक्सटेंड कर देंगे। तब रिलैक्सेशन दिया गया, गवर्नमेंट ने लिमिट को बढ़ाया। और वैसा इसलिए किया गया ताकि कंपनीज जो है वो सरवाइव कर सकें, इकोनॉमी जो है ना वो सस्टेन कर सके। दैट वाज द रीजन। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। अभी रिसेंटली मैं एक कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, 4 बार 3 साल में 4 बार उस कंपनी के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल हो गई, और चारों बार वो कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी से बाहर आ गई। ठीक है, चारों बार। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज ए पेट्रोलियम कंपनी। और उस कंपनी ने हर बार अलग अलग, राइट, अलग अलग टेक्निक्स लगाकर अपनी कंपनी को, एनसीएलटी में जाने के बाद भी वो कंपनी बाहर आ गई। 4th टाइम जब वो कंपनी बाहर आई तब एसबीआई ने उस कंपनी के ऊपर केस किया। तो उस कंपनी ने एसबीआई के साथ ये अब एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर ली है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग। और डेट रीस्ट्रक्चरिंग करने से एसबीआई ने कहा कि ठीक है, हम पिटीशन को वापस ले रहे हैं। देखो कोई भी बैंक भी ये नहीं चाहता कि वो पूरा कंपनी को इंसॉल्वेंसी में लेकर जाए, फिर एनसीएलटी उसको कंपनी को सेल करवाए, ऑक्शन हो उस कंपनी के लिए, और फिर वो बैंक का पैसा रिकवर हो, राइट। तो ऐसा बैंक भी नहीं चाहता। खैर, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको और देना चाहूँगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बाबा रामदेव, पतंजलि, आप सबने सुना होगा। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देर इज़ ए कंपनी कॉल्ड रुचि सोया। और रुचि सोया जो कंपनी है, उस कंपनी का एफपीओ आया था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया था। उस रुचि सोया कंपनी को इसी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में खरीदा था। किसने? पतंजलि ने खरीदा था, क्योंकि पतंजलि उस कंपनी को खरीदने वाली हाईएस्ट बिडर थी। सबसे ज्यादा बिड जो क्या था, पतंजलि ने किया था। पता है उस कंपनी का क्रेडिटर कौन था जिन्होंने एनसीएलटी में वो केस को लेकर गए थे? वो था एसबीआई। और बाद में बाबा रामदेव को पैसा भी किसने दिया था कंपनी खरीदने के लिए? एसबीआई ने। मतलब मुझसे ही पैसा लोन लेकर और मुझे ही दे दो। एसबीआई ने फिर बाबा रामदेव, पतंजलि को पैसा दिया। ठीक है, एज पर लॉ। ठीक है, हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग सब कुछ एज पर लॉ हुआ। एसबीआई ने पतंजलि को लोन दिया और पतंजलि ने फिर रुचि सोया कंपनी को खरीद लिया। तो नाउ
तो रुचि सोया जो कंपनी है वो एक लिस्टेड कंपनी थी, बाद में उस कंपनी को डीलिस्ट करवाया गया, बाद में उस कंपनी के एफपीओ आया, वो एक अलग डिफरेंट स्टोरी है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट द पॉइंट इज कि रोल ऑफ इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उनकी साइड से एक रिपोर्ट आई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कितने हजार करोड़ रुपए उन्होंने रिकवर करवा दिए हैं लेंडर्स के, मतलब बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बहुत ज्यादा पैसा जो है वो डूबने से बच गया है। वो किससे बच गया? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉ। इस लॉ ने ऐसे प्रोविजन बना दिए जिसके थ्रू अब जो कंपनीज हैं वो कंपनीज सेल होने लगी हैं। बेस्ट बिडर आता है, कंपनी को खरीद लेता है और क्रेडिटर्स को अपना पैसा मिल जाता है। कंपनी के जो पुराने प्रमोटर्स हैं वो उनका अब कंपनी में कोई रोल नहीं रहा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? तो यहां भी जो मैं आपको एग्जांपल देकर जो बता रहा था कि वो जो कॉर्पोरेट पर्सन है, दैट कॉर्पोरेट पर्सन इज ए कंपनी। तो अब इस कंपनी को जो स्टार्ट किया गया था, अब ये कंपनी को जब लॉसेस हुए तो इस कंपनी को CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन, ठीक है, इसमें इस प्रोसेस में ये पूरी कंपनी चली जाएगी और उसके बाद में ये दो एस्पेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। या तो इस कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, या तो इस कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाएगा। डिसोल्यूशन कब होता है? जब कोई स्कोप नहीं बचा कंपनी में, या डिसोल्यूशन बोल दो और आई शुड से कि वाइंडिंग अप में बोल दो कि इस कंपनी को वाइंडिंग अप में ले जाएंगे। या फिर क्या होगा, इस कंपनी को फिर एक तरीके से इसका रिवाइवल प्लान बनाया जाएगा, उसका ऑक्शन किया जाएगा और ऑक्शन करके उसको सेल कर दिया जाएगा। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और सेल करने के बाद में जो अमाउंट रिकवर होगा, ऑक्शन होगा तो अलग अलग कंपनीज आएंगी और जो अमाउंट रिकवर होगा वो अमाउंट रिकवर होने के बाद में किसको मिल जाएगा? सो क्रेडिटर्स आर एंटाइटल्ड टू क्लेम दैट अमाउंट, वो उस अमाउंट को क्लेम कर लेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। कई बार ये भी पॉसिबल होता है कि उस कंपनी को रिवाइव किया ही नहीं जा सकता, कोई उस कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, कोई उस कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है और सारे एस्पेक्ट्स करके देख लिए हैं, तो फिर ये NCLT बोल देगा ठीक है अब इस कंपनी को पूरी तरीके से बंद कर दो। बट कोशिश प्राइमरीली क्या रहती है? प्राइमरीली ये रहती है कि उस कंपनी को सेल करवा दो और सेल करवा के जो पैसा रिकवर होगा वो उसके क्रेडिटर्स को दे दो, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। आई रियली होप जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है सब कुछ आपको समझ में, ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। तो कॉर्पोरेट्स के लिए बेसिकली क्या होता है? लिक्विडेशन में जाता है, और नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए वो बैंक्रप्सी में जाता है, तो उसको फिर DRT देखता है, उसको NCLT नहीं देखता, ठीक है। ओके, सो बेसिकली इस कोड का पर्पस क्या है? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ विच आर रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स इन टाइम बाउंड मैनर फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सच पर्संस। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ एसेट्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, ये यहाँ पे फोकस है। टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी के ऊपर फोकस करना, टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, राइट, एंड टू स्टैब्लिश एन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटू। अभी हम इसके बारे में भी बात करते हैं, IBBI के बारे में भी हम पूरा बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी फटाफट से इन पॉइंट्स को देख लो। सबसे पहले द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हैज फॉलोइंग डिस्टिंक्शिंग फीचर्स। एक तो ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, राइट, नो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज है, यहाँ पे कोई अलग अलग लॉज नहीं है, सिर्फ एक ही लॉ है। लो टाइम रेजोल्यूशन होता है। लो टाइम रेजोल्यूशन कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे एक टाइम फिक्स है, दैट टाइम इज 180 डेज और उसके बाद में उसको एक्सटेंड कर देते हैं 90 डेज। तो ये पूरा एक टाइम फ्रेम, टाइम बाउंड जो ये लॉ बना रखा है। अगर आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन है कि सर ये जो टाइम है 180 डेज, 90 डेज प्लस 90 डेज, इतने दिनों में क्या ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है? तो मैं बोलूँगा लॉ की कोशिश तो यही है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता। और कोविड के टाइम पे तो इतनी ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ सूट्स बढ़ गया था कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, उसके बाद में। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा, फिर भी ये लॉ अभी तक बहुत सक्सेसफुल रहा है बैंक्स का पैसा रिकवर करवाने में। उसके बाद में देखो आ गया 1 विंडो क्लियरेंस। इससे क्या मिलता है कि 1 विंडो क्लियरेंस मिलता है, क्योंकि
यहाँ पे सारे के सारे जो राइट्स हैं अब वो एनसीएलटी के पास चले जाते हैं, एंड वन चेन ऑफ अथॉरिटी है यहाँ पे, एंड प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज। तो ये कोड जो है ये वर्कमैन और जो एम्प्लॉयज है उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, और इसमें एक नई रेगुलेटरी बॉडी जो है वो बनाई गई है। तो यहाँ पे अगर मैं रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में बात करूँ तो अभी पूरा हम इसको अभी देखो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, अथॉरिटीज़ को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें एनसीएलटी की, तो एनसीएलटी सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस नेमली कंपनीज, एलएलपी एंड पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ये गारंटर्स कौन होते हैं। देन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल किसको देखती है, मैंने आपको बताया था ना, फ्रेश स्टार्ट इंसॉल्वेंसी। ये फ्रेश स्टार्ट का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल अदर देन हुज जुरिसडिक्शन लाइज विद एनसीएलटी एज स्टेटेड अबव। ठीक है, तो ये आ गई डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डीआरटी किसको देखती है, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, डीआरटी में हम बात कर लेते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म्स की, पार्टनरशिप फर्म्स की, और एनसीएलटी में हम कंपनीज को शामिल करते हैं। फिर एनसीएलटी सारे अपील देखेगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल देखेगा जो डीआरटी से अपील आ रही है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का काम क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर मेकिंग रेगुलेशंस अंडर द कोड एंड रेगुलेटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, तो चलो ठीक है, अभी जहाँ पे जो हम अथॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, इन अथॉरिटीज़ को बेसिकली एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखो, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे अथॉरिटीज़ को, so these are basically adjudicating। ठीक है, adjudicating अथॉरिटीज़ की मैं अगर बात करूं तो वो कौन कौन सी होंगी, वो होंगी एनसीएलटी, एनसीएलएटी, एनसीएलएटी एंड सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद में हम बात करेंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल की, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। अल्टीमेटली आप सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पे जा ही सकते हो। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया कि डीआरटी में कौन से मैटर्स आते हैं, जो इंडिविजुअल मैटर्स हैं, और डीआरटी के लिए भी स्पेसिफाई कर दिया गया कि जो पार्टनरशिप के और जो पार्टनरशिप के मैटर्स हैं, प्रोप्राइटरशिप के मैटर्स हैं, वो सारे के सारे डीआरटी में आएंगे। और बाकी जितने भी कॉर्पोरेट पर्सन्स हैं, जिस डेफिनेशन को हम आगे ऑलरेडी देख लेंगे, बता दूंगा डेफिनेशंस में देख लेना। तो बेसिकली जो बॉडी कॉर्पोरेट के मैटर्स होते हैं, एक तरीके से ये समझ लो, जो कंपनीज के मैटर्स हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उनके मैटर्स जो हैं वो सारे के सारे मैटर्स जाएंगे किसके पास, एनसीएलटी के पास में जाएंगे। कोई लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट है, पब्लिक है, सारे मैटर्स कहाँ जाएंगे ये आपको पता है, एनसीएलटी में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एनसीएलटी में जाओ, अपील करनी है तो एनसीएलटी में जाओ, अपील करनी है तो। और सुप्रीम कोर्ट में कब जाते हैं, व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, जब आपको इनके अगेंस्ट में भी अपील करनी है, एनसीएलटी या डीआरटी के अगेंस्ट में जाना है। ठीक है, डीआरटी के बारे में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ऑलरेडी लिखा हुआ है, एनसीएलटी के बारे में भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में लिखा हुआ है, लेकिन ना तो एनसीएलटी को ना ही डीआरटी को आईबीसी ने बनाया है। समझ में आई आपको बात, आईबीसी ने इन अथॉरिटीज को नहीं बनाया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को नहीं बनाया है, लेकिन आईबीसी के थ्रू यहां पे अगर मैं बात करूं तो आईबीसी ने यहां पे बनाया है किसको, रेगुलेटरी बॉडी को बनाया है, एंड दैट रेगुलेटरी बॉडी इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको बनाया है। ठीक है, अब ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके पास ये पावर है कि ये रेगुलेशंस बना सके, नॉट रूल्स, रेगुलेशंस बना सके। अब यहां पे आप मुझे बताओ कि रूल्स और रेगुलेशंस में क्या डिफरेंस होता है। रूल्स हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और रेगुलेशन जो है वो कोई रेगुलेटरी बॉडी बना सकती है।
जैसे कि सेबी के पास में ही पावर है कि सेबी रेगुलेशंस बना दे, आरबीआई के पास में ही पावर है कि आरबीआई रेगुलेशन बना दे। सेबी के पास पावर, आरबीआई के पास पावर, आईआरडीए के पास पावर, वैसे ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में ये पावर है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 1, राइट, 188 एंड 189 देखिएगा आप, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, राइट, आईबीसी का ना, हाँ आईबीसी का यहाँ पे सेक्शन 188 और 189 हमें देखना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। इसको 2016 में ही बना दिया गया था, ठीक है। 188 में इसका स्टैब्लिशमेंट है एंड 189 जो इसका सेक्शन है वो इसके बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। तो नाउ अभी देखो किसको रेगुलेट करता है, तो अगर मैं यहाँ पे इसके रेगुलेशन के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले अब ये रेगुलेट करेगा किसको, ये हमारे सामने है, देखो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ये देखो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इन सबको रेगुलेट करता है। इन सबको रेगुलेट कौन कर रहा है, ये आपके सामने है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे मैंने नाम लिखा था ना, IBBI। ओके, सबसे पहले इनका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होती है और IPA क्या है, प्रोफेशनल एजेंसी क्या है एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या है। तो यहाँ पे आप जरा इन एग्जाम्पल्स के ऊपर नजर डाल देना। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देयर इज ए कंपनी कॉल्ड IBBI, सॉरी नॉट IBBI, देयर इज ए कंपनी कॉल्ड नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, NESL एक कंपनी है जिसको IBBI ने एफिलिएशन दे रखा है, जिसको IU इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के लिए लाइसेंस दे रखा है। सो IBBI हैज रजिस्टर्ड नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। क्या काम होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का? So regulated information agency which accepts electronically records, get authentication, maintain and provide access to financial information to the person as may be specified in this act. Example, creditor, adjudicating authority, other persons having the information. मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जब कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी के अगेंस्ट में NCLT में पिटीशन फाइल करने जाता है तो उसको जरूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की। वो जो भी इंफॉर्मेशन लेता है वो इंफॉर्मेशन किससे लेता है, वो IU से लेता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन एजेंसी विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड्स, गेट ऑथेंटिकेशन, मेंटेन एंड प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द पर्संस, जिसको भी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी की, तो ये बेसिकली रेगुलेटर है फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मेंबर्स, developing professional standards and code of ethics for insolvency professionals. Okay, insolvency professional agency का एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का एग्जाम्पल CA इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट एंड CMA इंस्टीट्यूट। यस बिल्कुल, ICAI, ICSI एंड ICMAI, इन तीनों बॉडीज ने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को स्टैब्लिश कर रखा है, ठीक है। तीनों ने स्टैब्लिश कर रखा है, किसको? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। चलो अब यहां से आगे चलते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किस किस ने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को यहाँ पे बना रखा है। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बेसिकली कौन होते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बेसिकली दे आर बेसिकली इंडिविजुअल्स, ठीक है। वो इंडिविजुअल क्या रोल प्ले करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो आपको समझना चाहिए, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपके बड़ा काम का है। कैसे काम का है? राइट, हाँ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जिसके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो कॉल देम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, है ना, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो, एंड इफ यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स, तो उसके बाद में आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने के लिए एलिजिबल हो अगर आप एक एग्जाम पास कर लो।
ये एग्जाम कौन करवाता है? बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। उसके सिलेबस में पूरा आईबीसी आता है, कंपनीज एक्ट और बाकी जितना भी कॉर्पोरेट लॉज है, केस लॉज भी आते हैं उस एग्जाम में। वो एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, घर पे एग्जाम नहीं होता, सेंटर में जाके एग्जाम देना पड़ता है, एक ही बार एक ही एग्जाम होता है। वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद पहली बात आपके पास में एक्सपीरियंस हो 10 ईयर्स का, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो 10 ईयर्स, वरना इसका एक दो और भी क्राइटेरियाज हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। उसके साथ साथ आपने क्या कर लिया, मैंने आपको बताया कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, 10 साल का एक्सपीरियंस था, और फिर आपको एक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग होती है 50 आवर्स की, और ये ट्रेनिंग कौन करवाता है? ये ट्रेनिंग करवाती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो एजेंसीज हैं, इनके थ्रू ये ट्रेनिंग होती है। तो मान लो मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो जैसा कि मेरा प्लान तो है कि एग्जाम क्वालिफाई करना है, सो लेट्स सी आने वाले दिनों में एग्जाम में क्वालिफाई कर लूँ। तो फिर जब मैं ये 50 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूंगा, तो उसके बाद में मैं बन जाऊंगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा मैं आपको बताता हूं। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट में कोई सीआईआरपी प्रोसेस जो है वो चल रहा है, मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की पिटिशन जो है वो फाइल कर दी है, वो किसने फाइल की है? दैट हैज बीन फाइल्ड बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब एनसीएलटी के पास में जाएगा, तो मेरा नाम प्रपोज कर देगा एनसीएलटी को, और ये बोलेगा कि संयोग व्यास, एडवोकेट संयोग व्यास, इन्हें बना दिया जाए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इस कंपनी के केस में। तो एनसीएलटी अब उसको एक्सेप्ट कर लेगी और मुझे अपॉइंट कर देगी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अपॉइंट करने से क्या होगा? मैं जब आरपी बन जाऊंगा तब क्या होगा? अब सुनो, एक तो इसमें अमाउंट बड़ा अच्छा मिलता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, मॉनिटरी मैं आपको बताता हूँ, मॉनिटरी बेनिफिट बता रहा हूँ। तो कितना अमाउंट मिलता है? दिस इज समवेयर बिटवीन 2% टू 5%, 2 से 5% इसका जो बेसिकली अमाउंट जो रिकवर होने वाला है। तो मान लो एक कंपनी है जिससे कि अमाउंट रिकवर हो रहा है 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए, है ना। तो आप सोचो जब हजारों करोड़ में अमाउंट इन्वॉल्व होता है, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का परसेंटेज उसमें कितना होता है, ठीक है। हाँ, तो उनको एक फिक्स्ड अमाउंट भी मिलता है, जिसके साथ साथ में दे गेट ए फिक्स परसेंटेज, जो कि वो बैंक्स के साथ में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। तो 2% टू 5% के बीच में इतना अमाउंट इनको मिलता है। तो इनके लिए एक बहुत अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, राइट। ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बेसिकली क्या करता है, आप जो बात करते हो ना कंपनी लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर, जिसके बारे में आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, ये वही काम करता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो ये सारे क्लेम्स की लिस्ट बनाता है, ऑक्शन करवाना, एसेट्स को सेल करना। कंपनी के देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अब नहीं रहे हैं कंपनी में। जैसे ही आरपी का अपॉइंटमेंट हुआ, एनसीएलटी पिटिशन एक्सेप्ट हुई, उसके बाद में क्या हो जाता है, उसके बाद में अगर सिचुएशन सेटलमेंट तक नहीं पहुंची है, बैंक ने अपनी पिटिशन को विड्रॉ नहीं किया है, अगर मान लो कंपनी ने एक सेटलमेंट कर लिया बैंक के साथ में, तो बात अलग है। बट इफ देयर इज नो सेटलमेंट विद द बैंक और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड हो जाएंगे। उसके बाद में कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी को चलाने वाला ही ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, जो उस कंपनी को पूरी तरीके से चलाता है और उसको एंड तक लेके जाता है और लास्ट में अपनी फीस लेता है। तो मैं केस पढ़ रहा था, हाँ ये केस शायद सुप्रीम कोर्ट का था या नहीं, ये एनसीएलटी का केस था, नेशनल का। रिसेंटली मैंने ये केस पढ़ा था जिसमें कि 3 करोड़ रुपए फीस डिसाइड हो गई थी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की, कि हम 3 करोड़ रुपए पे करेंगे। लेकिन फिर ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं, ये अमाउंट आप जो पे कर रहे हो ये गलत है। तो उसी के ऊपर एनसीएलटी में मैटर गया था। खैर मैटर में क्या डिसाइड हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में बात नहीं करते, अभी हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, अभी हम टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया जितना मैंने आपको बताया। अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, एडजुडिकेटिंग मैंने आपको समझा दिया है। रेगुलेटरी बॉडीज यहाँ पे कौन है? आईबीबीआई। आईबीबीआई रेगुलेट करता है किसको? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को, जिसका हमने एग्जाम्पल देख लिया। आईपीए जिसका एग्जाम्पल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई। उसके बाद आईसीएसआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसी, आईसीएसआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, ये लोधी रोड पे लोकेटेड है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दीज आर दी एजेंसीज, ठीक है। तो देखो अगर मैं चाहूं ना
तो मैं इन तीनों में से किसी का मेंबर बन सकता हूँ। मैं यहाँ पे जो सीए इंस्टीट्यूट का जो जो एजेंसी है, मैं उसका मेंबर ही बन सकता हूँ। चाहे मैं सीए ना हूं लेकिन मैं मेंबर बन सकता हूं। ठीक है, ओके चलो। फिर मुझे लगता है कि मुझे अगर मेंबरशिप चेंज करनी है तो फिर वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, मेंबरशिप चेंज भी हो सकती है। खैर एनीवेज, ये बात आपको समझ में आ गई है। चलो, यहां तक पूरे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, अथॉरिटीज को हमने समझ लिया है। अब इसके आगे के जो प्रोविजंस है उनको वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, तो अगले लेक्चर में बाकी के प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।